आप मेरे लिए हमेशा, मैं जो दुनिया में सेवा करता हूं या मैं दुनिया की जो के लिए हमारे भीतर लड़ने का, संघर्ष करने का जज्बा है, ये हमारे इसी मिट्टी ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, हमारे माँ ने दिया, हमारी बहनें ने दी, हमारे आने वाले जो उम्मीद है, सपने हैं, युवाओं ने दिया, वो मेरे दिल में बसते हैं। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया जहां से सारे रास्ते मदद के बंद होते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता सारा खुलता है, उसी जगह से। ये मेरा रास्ता नहीं है, यहां से नारा मत दीजिए, ये रास्ता आपका है। यहां जितने बुजुर्ग हैं जिनका संबंध मेरा है, 82, 83, 84, 85 से लेकर जिन्होंने 90 में, छोड़ दीजिए भैया, आवाज सुनिए ना बाबू, बेटू हेलो बेटा, जितना मोहब्बत कर सकते हो इस दुनिया में कर लीजिए। सबको नफरत का बाजार खोल के रखा हुआ है, एक को पप्पू यादव के मोहब्बत के बाजार को जीने दीजिए। सारा दुनिया को नफरत के बीच में, हर लोग जाति धर्म मजहब में उलझे हुए हैं, किसी को इंसानियत से इस देश में मतलब नहीं है। मैं जिनका नाम नहीं लेता भैया, प्लीज, जिनका नाम मैं मन पर नहीं ले पाया होगा, उन सबका मेरे दिल में, जिनसे मैंने फोन पर बातचीत की, विक्टर जी से लेकर परवेज बाबू, सभी लोग, जितने लोग, तोमर साहब के, भैया प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दो। तोमर बाबू, जो स्वर्गीय तोमर बाबू नहीं रहे, आज हमारे बीच में जादूका जी भी नहीं रहे। मैं वहां भी जाऊंगा, रास्ते में एक भाई और नहीं रहे, जो लोग, आप नीरज जी, हम मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, पूर्णिया या कोसी और सीमांचल, बिहार, यहां पत्रकार लोग भी बैठे हैं, मेरा एक एक पल कहां बीतता है, मेरा पल पल इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मिडिल क्लास, कोई ऐसा गरीब परिवार, कोई ऐसा कमजोर और वंचित परिवार जो कंप्लीट रूप से हर तरह के व्यवस्था से वंचित है, हर तरह के न्याय से वंचित हैं, हर तरह के सम्मान से वंचित हैं, हर तरह के रिश्ते से वंचित हैं। क्या लगता है इस देश का पीएम, इस देश का सीएम, इस देश का एमपी एमएलए का आम आदमी से कैसा रिश्ता होना चाहिए? रिश्ता का क्या मतलब? रिश्ता का मतलब होता है जनता और प्रतिनिधि के बीच का रिश्ता होता है भगवान और भक्त का। आपसे बड़ा भगवान, आपसे बड़ा अल्लाह ईश्वर मैंने दुनिया में कभी ना देखा। मैं सब कुछ आप में देखा। मेरी इबादत आप है, मेरी पूजा आप है, मेरी प्रार्थना आप है, मेरी जिंदगी आप है। दुनिया में आजाद हिंदुस्तान के बाद जब महात्मा गांधी और बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को मैं याद करता हूं, मैं यदि उस दौर को मैं पढ़ता हूं दुनिया के इतिहास में, मुझे लगता है तब के वो लोग, जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, जब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, जब लोग इंसानियत को तवज्जो देते थे, जब लोग मानवता के लिए मरने की तैयारी करते थे, जब लोग हर आंगन में, हर घर में रहने के लिए रिश्ते की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो एक दूसरे से आंख में आंख मिला के बात करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के करीब होना, एक दूसरे के बगैर नहीं जीना, एक दूसरे के दस्तरखान पे जाना, एक दूसरे के परिवार के बीच खाने और रिश्तों के बीच रहना, क्यों वो खत्म हो गया? काहे एमपी एमएलए जनप्रतिनिधि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों से मिलते हैं, वो भी सिर्फ वोट के कारण।
वो भी राजनीति के कारण। क्या जनता सिर्फ वोट के लिए बनती है? क्या जनता सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनती है? हमसे किसी ने पूछा जब हम एमपी का चुनाव एक बार हार गए, एक बार भैया प्लीज मेरी बातों में आप लोग मत बोलिए, मैं पैर पकड़ता हूं। नहीं रुक जाइए, वहां रुकिए, मैं मिलूंगा आपसे पैर पकड़ के ही रुकेंगे। लाइए मिल लीजिए। क्यों ऐसे करते हो बेटा, क्या ऐसे करते हो? कोई बात नहीं, मिलने दीजिए। अब इसको भी कौन सुन सकता है? बैठे। अब यही रिश्ता है पप्पू यादव, ये सीधा कहता हमको मिलना ही है और मैंने इसी रिश्ते को कायम किया। जब महात्मा गांधी के रिश्ते, कर्पूरी जी के रिश्ते खत्म हुए बिहार और देश में, याद करिए 90 में हम जब एमएलए बने, उसके पहले जब आप लोगों ने 91 में हम पूर्णिया कब छोड़ी, पूर्णिया जब लिफाफा छाप के कारण 48,000 वोट लिफाफा छाप को मिली और 11,000 से हम हार गए, तब पूर्णिया हमको छोड़ना पड़ा। परिस्थितियां ऐसी आई कि हमको मधेपुरा जाके चुनाव लड़ना पड़ा। पूर्णिया के लोगों ने हमें हराया नहीं, पूर्णिया के लोगों ने तो पूरी दुनिया में पप्पू यादव को लड़ने का और प्यार करने का जज्बा दिया और ताकत दी। पूर्णिया के लोगों ने कोई ऐसा घर, रुपौली भवानीपुर का कौन ऐसा गांव, कौन ऐसा टोला, कौन ऐसा रास्ता, कौन ऐसा आंगन, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे कोई ऐसा गरीब और आम आदमी नहीं हो, कोई ऐसे समाज के लोग जिसका रिश्ता दूध और रोटी मां का ना हो, पिता का ना हो। हर हमेशा पूर्णिया में सबसे ज्यादा बरहारा से लेकर, हमें याद है आज बराड़ा का वो टोला उधर से जब सारे मुखिया जी आए हैं, लास्ट अभी मैं देखते आ रहा था, मुखिया जी कौशल जी से लेके लड्डू जी से, सीता जी से लेकर के सभी पंचायत के बस का बस लगा हुआ था सारे रास्ते में। अभी आधा से अधिक बस जाम में फंसी हुई थी। मैंने पूछा इतना लेट हो गई, बोला कि हम लोग गाड़ी नहीं दे पाए। हमें याद है भित्ता टोला से लेकर के एक एक वो दिन, एक एक वो रात, कैसे हमने समाज के निर्माण में पुत्र की तरह हम खड़े रहते थे। हमें याद है जंगल टोला से लेकर के वो कोसी का किनारा, हमें याद है टीकापट्टी से लेकर के दूसरे, हमें याद है वो हर जगह जहां पप्पू यादव के निर्माण में हर युवाओं की, हर बुजुर्गों की भूमिका निभाई। क्या मतलब इस राजनीति का देश में? जब आप को किसी ने राजा बनाया तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रजा को आप जनता समझते हैं वो जनता नहीं है भारत का। वो तकदीर बदलने वाला जो व्यक्ति है, जो किसी से लेता नहीं है वो देता है। लेने वाला नौकर हो सकता है, देने वाला हमेशा भगवान होता है। और ये बैठे देने वाले लोग हैं, देने वाले लोग नहीं हैं। कब आपने क्या लिया? सारे नेता घर भरे। आप याद करिए जब हम हारे पूर्णिया के बाद मधेपुरा में 5 साल लगातार कोई ऐसा इतिहास, जब गडकरी आया उन्होंने कहा कोसी सीमांचल के लिए आप जितनी ट्रेनें, चाहे वो कटिहार से हो, चाहे सहरसा से, चाहे पूर्णिया से, चाहे वैशाली हो, चाहे कोई भी ट्रेन पप्पू यादव ना होते तो आज इस इलाके में एनएच गडकरी ने, सुशील मोदी तक चुपचाप पैर पकड़ लिया, मत बोलिए पप्पू यादव के बारे में। विजेंद्र जी मंच से भाग गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी है, कोसी सीमांचल के सवाल पर लगातार 5 साल इस बिहार की लड़ाई को लड़ा तो अकेला पप्पू यादव था जो सदन में दुनिया में लड़ा। और उसने आज कौन एमपी क्यों नहीं बोलते, कोई एमपी एमएलए क्यों सदन में लड़ने की हिम्मत नहीं है? क्या कारण है? आप आज परेशान क्यों हैं? मैं कई बार मैंने कहा कि जो लोग एमपी एमएलए बनते हैं वो सेवक क्यों नहीं होते, वो नौकर क्यों नहीं होते? हम जब चुनाव हारे, पटना में बाढ़ आई, 1 किलोमीटर के दूरी पर मुख्यमंत्री थे, 3 किलोमीटर के दूरी पर सारा नेता था। उसी राजेंद्र नगर में सुशील मोदी थे। जब हम रात में रेस्क्यू कर रहे थे,
एक एक जेसीबी से लेकर के ट्रक और ट्रैक्टर से एक एक बिहार की बेटियों को निकाल घर भेज रहे थे। ट्रेन बंद हो गई, एक एक बस लगा करके हर घर में भेजना। लोगों ने कहा कि पप्पू यादव ऐसा क्यों? 11 दिन किसी के घर में दूध नहीं था, 11 दिन किसी अरबपति के घर में ब्रेड नहीं था, 11 दिन बिजली नहीं थी, 12वां दिन हेलीकॉप्टर से बिजली खाना गिरना शुरू हुआ। 11 दिनों तक सब लोग सो जाते थे। अकेला पटना के हर घर में दूध कभी पहुंचाना, कभी ब्रेड पहुंचाना, कभी दवाई पहुंचाना, कभी खाना पहुंचाना। हमने किसी से पूछा नहीं। लोगों ने कहा क्या हो गया? जब मधेपुरा के लोगों ने जब हरा दिया, कोरोना आ गया, हमने पूछा? किसी से नहीं पूछा। जब पूरा दुनिया कोरोना से डर रही थी, तो अकेला पप्पू यादव कोरोना को डरा रहा था और हर घर में पप्पू यादव का कर दिया था। हमें तो आपने डरना सिखाया ही नहीं। मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं था, मेरे हाथ में कोई ग्लव्स नहीं, मुंह में पट्टी नहीं थी। हमने सरकार जब छोड़ दिया कोटा में सारे बच्चों को, 3 ट्रेन लेकर के हमने पैसा जमा की और हमने कहा सरकार को हमें 3 ट्रेन चाहिए। जब सारे देश के बच्चे चले गए, सब बिहार का एक एक बच्चा जब कोटा में रो करके उसकी मां जब फोन करना शुरू किया, पप्पू मेरे बेटे को बचा लीजिए, हमारे बेटा के बचा ला, हमारी बेटी नहीं गए। 3 बच्चे हमारे मर गए थे। जब हम ट्रेन पर वहां पहुंचे तो सारे बच्चे को आप सपना नहीं सोच सकते उसकी उम्मीदें क्या थी, किस तरह वो सारे बच्चे बिहार आए। कितने दिनों के बाद प्रधानमंत्री से गुजारिश करते करते हम थक गए। हम मुख्यमंत्री से पैर पकड़ के थक गए। हमने सारे एमपी से कहा कि जब आप वोट लेते हैं तब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। उस वक्त आपको मार्केटिंग के लिए सुस्ती है, उस वक्त आपके जेब में पैसा होता है, लेकिन आपके विधानसभा का बच्चा, आपके लोकसभा का बच्चा यदि आज परेशान है, कहीं मजदूर के पास 2000 रुपया खाने के लिए नहीं है, तो क्या आज आपके जेब में पैसा नहीं है? क्या आज आप जेब से निकाल के 2000 रुपया देने की हैसियत नहीं है? पूरे भारत में अकेला पप्पू यादव बाय अकाउंट 34 करोड़ रुपया हर मजदूरों को भेज करके बिहार बुलाया। बाय अकाउंट मेरे पास हमने एक एक दोस्तों से मांगा, हमने हाथ फैलाए, हमने कोई ऐसा घर नहीं था जिससे हमने हाथ ना फैलाए। हर दोस्तों से मांगकर भारत के हर मजदूर हो, चाहे वो यूपी का मजदूर हो, चाहे वो बंगाल का मजदूर, सिर्फ बिहार का नहीं, पैदल चले हम 100 किलोमीटर तक बिहारियों के साथ। पटना में 3 महीना तक साइकिल पर घूम घूम करके एक एक बिहारियों को खाना पहुंचाना। क्या वो मेरी जिम्मेदारी थी? क्या वो पीएम सीएम की जिम्मेदारी नहीं थी? कितने दिन के बाद आए वो कोरोना का वो काल याद करिए, क्या हालत थी। कहां से वो रेमडेसिविर पप्पू यादव ला करके पीएम को पहुंचाया? कहां से वो ऑक्सीजन? हिंदुस्तान का पीएम ऑक्सीजन नहीं दे पाया, लेकिन पूर्णिया का बेटा इस भारत के हर घर को ऑक्सीजन पहुंचाया। हिंदुस्तान का पीएम दवाई नहीं पहुंचा पाया, लेकिन पूर्णिया का यह बेटा, कोसी सीमांचल का यह बेटा हर व्यक्ति के हॉस्पिटल तक दवाई पहुंचाया। हर लोगों ने, हर नारा मत दीजिएगा, हर लोगों ने अपने भाई के लाश को छोड़ दिया था। हर बेटा ने अपनी मां के लाश को छोड़ दिया था। हर पिता ने अपने बेटे के लाश को छोड़ दिया था। हर बेटा ने अपने पिता के लाश को छोड़ दिया था। तब अकेला पप्पू यादव था, हर लाश को कंधे पर उठा के जलाने का काम करता। याद करिए, एक दिन में 200 से, भैया प्लीज, एक दिन में 200 लाश। याद करिए वो पटना का सीन, भैया प्लीज याद करिए, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी, हमने क्या गुनाह किया था? हमने सारे अस्पताल में 7 लाख 5 लाख रुपया लेना बंद करवा दिया। हमने कहा ये बीमारी नहीं है। हम लड़े शुरू से, हमने कहा ये कोरोना नहीं है। कौन कहता है कि ये कोरोना जैसी बीमारी पोस्टमार्टम हुआ नहीं? फिर ये बीमारी आई कहां से? हम उस पर आज नहीं जाएंगे, लेकिन 46 लाख लोग भारत के मर गए। 46 लाख मरने के बाद
बिहार में जितने लोग मरे, पप्पू यादव 3 महीने का खाना उसको अपने से पहुंचाया, जितने लोग बिहारी मरे। लेकिन बिहार और भारत का सरकार आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। आज तक भारत के सारे हिस्से गए। हमारी गिरफ्तारी 7:37 पे की गई। इसलिए की गई कि हमने एक नेता के घर से 86, राजीव प्रताप रूढ़ी के घर से हम 86 एम्बुलेंस निकाले। हमको इसलिए गिरफ्तार किया गया कि 1-2 मंत्री के घर से, अस्पताल से हमने 12 लाश निकाले। आश्चर्य होगा आपको, क्या गुनाह था? कब हम रुके? हमारे पास कभी पावर नहीं आई, हम कभी सत्य में नहीं गए। हमारा सुकरात की तरह सत्य के राह पर चलना गुनाह है क्या? इंसानियत के लिए बिना जात पात के हर आदमी से मोहब्बत करना, हर आदमी के पैर छूना गुनाह है क्या? क्या ये तरीका सही नहीं है? क्या कभी नेता नहीं मिलता है वो तरीका सही है? क्या कभी कोई पीएम किसी को हाथ न जोड़ता हो वो तरीका सही है? कभी सीएम और मंत्री एमपी किसी से ना मिलता हो वो तरीका सही है? कि हर घर में जाकर के पप्पू यादव बेटे से भी ज्यादा समर्पण के भाव से अर्जुन और कृष्ण के रिश्ता के तहत, हनुमान और राम के रिश्ता के तहत, हजरत और मोहम्मद के रिश्ता के तहत, अशोक और बुद्ध के रिश्ता के तरह, मीरा और कृष्ण के, द्रौपदी और कृष्ण के भक्ति के तरह, सबरी और राम के पागलपन के तरह कोई ऐसा रास्ता आप याद करिए। कौन ऐसा सवाल है जो भारत में अकेला पप्पू यादव न लड़ा हो? कौन ऐसा विषय है जिस विषय पर पप्पू यादव न लड़ा हो? कौन ऐसी घटना है जहां सबसे पहले पप्पू यादव न पहुंचा हो? घटना घटी 6 घंटे के अंदर पप्पू यादव की मदद न की हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आंसू न पहुंचे हो, कोई ऐसा जात और धर्म मजहब जिसके लिए जिया ना हो। कभी मैंने किसी से जात नहीं पूछा, मेरी कौन सी जाति है मैंने आज तक जानने का मैंने जिज्ञासा नहीं किया। बाप ने मुझे नहीं बताया और मैंने कभी सोचा भी नहीं। जाति मरता कौन है? मां कहीं और की, बाप कहीं और का, तब तो जाति नहीं पूछते हैं। शादी होती है कहीं और से, तब तो जाति नहीं पूछते हैं। पड़ोसी दूर कैसे हो जाता है इन नेताओं से? हर नेता हमेशा अपने घर भरने का काम करता है। एमपी का मतलब, एमएलए मंत्री का मतलब इन लोगों ने समझ लिया है। अपनी जमींदारी और अपना व्यापार को जिंदा रखना, इस्तेमाल करना। जो लोग नए आते हैं एमपी एमएलए दल और जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, उन लोगों को लूट लगता है कि मुझको जो बनाया है, एक बार बन गए तो घर भर लो। पप्पू यादव 80-81 में बाहर से आए। 83 से हमने 81 से माओवादी से लड़ाई शुरू की। कोई एक दिन पूरे देश के पीएम साहब जितनी आप शिरमानी पहनते हैं ना, उतना डेली पप्पू यादव गरीबों के बीच बांटता है। जितना ये लोग लूटा होगा, जितना हर दिन घर में भरा होगा, उतना हर दिन इंसान के घर पर भक्त के तरह खड़े होते हैं। हम इस देश में देने आए, हम इस देश में मुस्कुराहट को पैदा करने आए, हम इस देश में हर गरीबों के आंसू पोंछने आए। हम इस देश में कोई व्यापारी हो या कोई कर्मचारी, एक व्यापारी को कभी दर्द हुआ, हमने 1 मिनट के लिए देर नहीं किया। हमने लड़ाई लड़ी, 28 मुखिया को मारा गया, 2 दर्जन मुखिया मारे गए। सारे मुखिया जी के लिए, मुखिया जी की तनख्वाह की लड़ाई, सरपंच साहब की लड़ाई, वार्ड सदस्य की लड़ाई, आशा की लड़ाई, जीविका की लड़ाई,
जब भी किसी व्यापारी पर जुल्म हुआ, पप्पू यादव वहां बंद किए। चाहे मुजफ्फरपुर बंद किया हो, चाहे घर तोड़ने की बारी राजीव नगर आया हो, नेपाली नगर आया हो, तब गोली चली हम पर। कटिहार में गोली चला के मार दिए 3 लोगों को, सब घर ठुके। महबूब आलम साहब वहां के माले के नेता, वहां के कांग्रेस के नेता सब चुप। अकेला पप्पू यादव को कटिहार बंद करना पड़ा। 23.5 मुखिया जिला परिषद पर केस कर दिया गया। 302 का मुकदमा, डीएसपी और एसपीओ का बॉडीगार्ड गोली चलाया था, मैंने प्रूफ किया। उसके बावजूद सब पे मुकदमा। अंत में हमें बारसोई जाना पड़ा। कभी मोतिहारी बंद, कभी सीतामढ़ी बंद, कभी उस कोने में लड़ाई। आज ये हिम्मत कहां से आई? याद करिए, दिल्ली का वो घर आपका घर था। दिल्ली का वो घर भारत का अपना घर था, भारत के आम लोगों का घर था। एक भी व्यक्ति लौट के नहीं आता था। याद करिए बिहार का वो 25 नंबर बेली रोड, याद करिए वो मंडल कमीशन का दिन जब हम विधानसभा में थे। पूरे बिहार के लोग एक दिन में चाहे 2000 आवे चाहे 10,000, पटना से कोई भूखा नहीं जाता था। आज भी पटना का एम्स और पटना के सारे डॉक्टर, बिहार के डॉक्टर, नीतीश जी फोन कर दे, हो सकता है डॉक्टर ना छोड़े, लेकिन पप्पू यादव फोन कर दे, किसी की बाप की औकात नहीं, किसी गरीब के लाश को ये हिम्मत आज तक इस हिंदुस्तान में नहीं हुई। किसी आम आदमी के बच्चे और मां को 3 लाख रुपया, 2 लाख और 60,000 के चलते बंधक रख ले। चाहे पूर्णिया का कोई डॉक्टर हो या चाहे बिहार या देश का, आज भी हर शहर में 5 आदमी आपके सेवा के लिए खड़ा रहता है। हर व्यक्ति, क्या जिम्मेदारी है? क्या हो गया? हम पूर्णिया, बार बार हमसे पूछा जाता है, पूर्णिया में हमें कभी गठबंधन या जाति की जरूरत नहीं पड़ी। इस देश में एक इंसान है जिसने जाति धर्म नहीं देखा, सबको जरूरत पड़ी पार्टी की। ये गर्व है मुझे कि पूर्णिया ने 3 बार हमको निर्दलीय जिता करके बेटे की तरह भेजा। ये गर्व है मुझे कि मध्य कोसी के सिंहेश्वर ने पहली बार निर्दलीय बनाकर भेजा। ये गर्व है मुझे मधेपुरा सहरसा में बड़े नेताओं को सबसे ज्यादा कम, ये गर्व है, और हमको 3 लाख से जिता करके भेजा। आज हम आपके बीच सिर्फ एक बेटे की तरह आए हैं, एक भाई की तरह आए हैं, जो मेरे उम्र के हैं, जिसकी उम्र 60, 59, 58, 57, 60 हो गई। मेरे बीच पूर्णिया के सारे शीर्ष नेता, हमारे अध्यक्ष बबलू भगत से लेकर हमारे बीच सबको बोलना था, मोहम्मद सत्तार जी, दिवाकर चौधरी, अशोकदास राज, सभी लोग, सभी नेता, हमारे अध्यक्ष अरुण सिंह भी कटिहार से, सब लोग आए। हम ही एक ऐसा बेटा आपने पैदा किया, सब लोग कहता था पानी होगी। मैंने कहा जब पप्पू यादव निकलता है तो इंद्र भी बारिश करता है और पानी नहीं होगा, क्योंकि मैं इंद्र के लिए भी पागल हूं। हर विषय और हर विचार के लिए लड़ने वाला एक नाम पप्पू, हर इंसान के सवाल का एक नाम पप्पू, हर आंगन के खुशबू का एक उम्मीद पप्पू, हर जाति धर्म मजहब का एक विश्वास पप्पू। राजनीति हम घुड़ताई किए होते तो बहुत पहले हम ही मुख्यमंत्री बन गए होते। हमने अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को दफा नहीं किया, हमने अपनी विचारधारा नहीं खोई, अन्यथा यदि हम दोगलाई किए होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। हम भारत के नंबर 1 नेताओं में ही नहीं, आज भी 7 करोड़ लोग देख रहा है पप्पू यादव को। आज भी 7 करोड़ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर किसी को देखा जाता है वो पप्पू यादव है। सबसे ज्यादा भारत के गरीब किसी से उम्मीद करता है वो पप्पू यादव है। सबसे ज्यादा वो युवा जिसकी उम्र 24 से 29 साल है, जिसकी उम्र 16, 18 साल है, 15 साल है,
वो 24 से 29 साल का युवा, 42% भारत का वो यूथ जो बेरोजगार है, जिसके हाथ में हमने कुछ नहीं दिया, वो भटका हुआ है, उसके सारे सपने और उम्मीद से पप्पू यादव है। हर बेटी और माँ जब कोई घटना घटती है तो कहता है बेटा पप्पू को बुला दो। हर कोई बहन पर जुल्म होता है, कहता है बेटा पप्पू को बुला दो। ये उम्मीद नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं है? ये उम्मीद नीतीश जी से और लोगों से क्यों नहीं है? ये उम्मीद सिर्फ आपने पैदा किया है। जो संस्कार पप्पू यादव को आप लोगों ने दिया था, उस संस्कार को हमने दुनिया में जिंदा किया। हम हर दिन मरने के जज्बात से निकलते हैं। हमें जीने की बहुत चाहत कभी नहीं रही। बस कभी कोसी में, कभी महानंदा में, कभी गंडक में, कभी केहर में, कभी कन्नड़ में, कभी गंगा में, कभी सोन में, कभी कमला में, कभी बलान में। हर दिन वही बात, हर दिन वही। क्या हुआ कोसी सीमांचल की गरीबी का? याद करिए, डब्बे में जब पूरे भारत में 2 घंटा बिजली नहीं होती थी, पूर्णिया को 23 घंटा बिजली एक मासूम बच्चा ने दिया था, जिसको आपने पैदा किया था। हिम्मत थी किसी को? हिम्मत थी मधेपुरा सिंहेश्वर में किसी बीडीओ सीओ को कि वो किसी से बेईमानी कर ले? मैं आपको वचन देता हूं, याद करिए वो दिन जिस दिन मेडिकल सिस्टम में 91 में पप्पू यादव की लड़ाई हुई थी। याद करिए, बिजली आधे घंटे के लिए गायब होता था तो क्या बोले जाते थे, क्या कहते थे? पप्पू यादव नहीं है। वैसे ही आज जब कोई घटना घटती है, आधे घंटे के अंदर बिहार और देश का लोग कहता है कि लगता है पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर घटना को नहीं देखा है। यह सवाल जो 90 में था कि पप्पू यादव आएगा तो सब ठीक होगा, वही सवाल 23 में भी है कि पप्पू यादव के बगैर कुछ भी ठीक नहीं होगा। यही सवाल 20 साल मुख्यमंत्री हैं, 10 साल देश का पीएम, अभी भी उनको हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं। 10 साल में भी हिंदू खतरे में है, 10 साल में भी जात खतरे में है, 20 साल रहने के बाद जाति खतरे में है। गैस के सिलेंडर, हम कभी कभी सोचते हैं, यदि मैं बात करूं अमित शाह जी आपसे, जब आप आते हैं अमित भाई, तो आप चीनी मिल की बात क्यों नहीं करते? आप कटिहार जूट मिल की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मखान की खेती की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मक्का की दाम की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पूर्णिया एयरपोर्ट की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पूर्णिया उप राजधानी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पूर्णिया में एक हाईकोर्ट बेंच की बात क्यों नहीं करते हैं? ये लड़ाई मेरी कब से है। पूर्णिया को उप राजधानी बनाना, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच लाना, पूर्णिया के एयरपोर्ट को चालू करना, दरभंगा और सहरसा में एम्स का निर्माण करना। याद करिए, 1,23,00,000 मजदूर कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल से सिर्फ बाहर जाता है कमाने के लिए। कब तक हम मरेंगे? कब तक गाली सुनेंगे? कब तक हम मजदूरी करने बाहर जाएंगे? यदि आज जूट की फैक्ट्री क्यों बंद हो गई? आज जूट का दाम क्यों कम, जूट पैदा होना क्यों कम हो गया? आप क्यों नहीं मखान की फैक्ट्री की बात करते हैं? मधेपुर में एक सबसे बड़ा दूध की फैक्ट्री थी गुजरात में और मधेपुर में, क्यों बंद हो गया? क्यों मधुबनी का तीनों चीनी मिल बंद हो गया? हमारी लड़ाई भवानीपुर के उस गांव की है जहां लोग पैदा करते हैं लेकिन उसको कीमत नहीं मिलती है। हमारी लड़ाई उस जनप्रतिनिधि के लिए है जिससे आप काम को लेते हैं, उसको तनख्वाह नहीं देते हैं और उल्टे आप दादागिरी दिखाते हैं। कब तक ऐसे
पंचायत के आप समाज के अंतिम व्यक्ति के जनप्रतिनिधि पर दादागिरी करिएगा। हमारी लड़ाई उसको लेकर के। इसीलिए मैं आज भवानीपुर, इसके पहले कोरहा में हमने सारे बुजुर्ग और सम्मानित साथियों को निमंत्रण दिया था और कोरहा फलका के लोगों ने जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, मैंने कहा जहां मैं लोकसभा का शुरू से रहा हूं वो सबसे ज्यादा मेरे दिल में, मेरे जान और जिगर में सबसे ज्यादा जहां मैंने अपने खून पसीने दिए, जहां मैंने हर घर के लिए रिश्ता दिया, वो था रुपौली, भवानीपुर, बरारा का ये इलाका। इसीलिए मैंने दूसरे बार मैं यहां चयन किया। मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन पूर्णिया की काउंटिंग होगी उसी दिन से यहां का कलेक्टर हो या एसपी, यहां का डॉक्टर हो या यहां का बीडीओ और सीओ, हर गरीब पप्पू यादव होगा और आजादी का सीमा उसी दिन से तय होगी। ना कोई लूट पाएगा, ना कोई 1 रुपया ले पाएगा, ना कोई थानेदार किसी पर दबंगई कर पाएगा, ना किसी गरीब का कोई जबरदस्ती घर चुकेगा। याद करिए, जब तक हम जिंदा रहे हैं हमने आज तक जुल्म कहीं नहीं होने दिया। चाहे पटना में नीतीश जी बैठते हो, वहां भी हर अपराधी माफिया दलाल के खिलाफ पप्पू यादव का संघर्ष रहा है। हर सिस्टम जो आम आदमी को परेशान करता है उसके खिलाफ पप्पू यादव लड़ा है। मैं किसी भी आम आदमी, गरीब के जिंदगी में दखल देने वाले ताकत को मिटा देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं आम आदमी के जिंदगी में कोई दखल दे। आम आदमी भगवान की तरह जिए और जाए ब्लॉक तो वीडियो खड़ा होकर के गरीब का सम्मान करे। ये मैं आपको वचन देता हूं। यदि भारत का सबसे बड़ा आजादी का वो पूर्णिया एक दबाव न बने। आप मेरे बारे में जानते हैं, हर दिन आप सोशल मीडिया पर देखते हैं पप्पू यादव के जाने के बाद न्याय मिलती। ये तो मेरा घर है और मैं यहां आजादी भ्रष्टाचार से सबसे पहले शुरू करूंगा। चाहे वो बिजली में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ब्लॉक या कर्मचारी में भ्रष्टाचार हो, चाहे जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान न करता हो, मैं जिंदा जब तक रहूंगा। चाहे वो मुखिया जी हो, सरपंच, वार्ड सदस्य, मेरा सम्मान तो भगवान की तरह है ही। हर पदाधिकारी को उनका सम्मान भगवान की तरह करना होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। मेरी लड़ाई यहां है। मेरी लड़ाई हर वार्ड काउंसलर के अधिकार के लिए। हम यहां कभी आपने नहीं देखा हमको राजनीति करते। पप्पू यादव ने राजनीति का मतलब भारत में नेताओं को सिखाया है। राजनीति का मतलब होता है सेवा, राजनीति का मतलब होता है मदद, राजनीति का मतलब होता है इंसानियत, राजनीति का मतलब होता है नफरत को मिटा के मोहब्बत को जिंदा करना, राजनीति का मतलब होता है बिना जाति के इंसान को अपना समझना, राजनीति का मतलब होता है कि किसी भी जाति धर्म में फर्क न करना, हर धर्म मजहब के लोगों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, हर जाति को मुस्कुराने का अधिकार, चाहे वो ऊंची जात हो या पिछड़ी, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड करके नहीं। विचारों की लड़ाई होगी। लड़ाई महिला आरक्षण की होगी, उसमें एसटी एससी का कोटा, उसमें माइनॉरिटीज का कोटा, उसमें अत्यंत पिछड़ी जाति का कोटा, निषाद हो, जोला हो, शर्मा हो, तत्वा हो, मला हो, केवट हो, बीन हो, धानुक हो, मंडल हो, दुनिया हो, चंदवंशी हो, निषाद हो, शर्मा हो, जो लोग यहाँ हमारे विधायक शर्मा जी चुनाव लड़े थे, चाहे जिस वर्ग का समाज का हो, उसकी भागीदारी, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे जिसमें 67% आरक्षण अत्यंत पिछड़े एसटी एससी और ओबीसी की बात होगी। हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे बैकलॉग को भरा जाए और 42% जो यूथ है, जो बेरोजगार है, जिसकी उम्र 24 से 29 है, वो किसी जात का हो, उसकी आजादी। हमारी लड़ाई ये होगी। हमारी लड़ाई दुनिया की बेहतर स्कूल की होगी। हमारी लड़ाई 1 नेशन 1 एजुकेशन का होगा। हमारी लड़ाई 1 नेशन 1 हेल्थ का होगा।
किसी पर 1 रुपया नहीं लगने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसी गरीब को इलाज में 1 रुपया पप्पू यादव नहीं लगने देगा। ये मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई ऐसी है। मेरी लड़ाई ये कौन जात, ये राजपूत, ये भूमिहार, ये घिया, ये सिरसावादी, ये सुरजापुरी, ये शेखरा, ये कुलैया, ये शेख, ये नुनिया, ये चंदवंशी, हमारी लड़ाई हर दिन हर परिवार के न्याय के लिए। हमारी लड़ाई हर दिन जिस जेब में अभाव में जीता हो उसके जेब में पैसा ना हो, पप्पू यादव मर जाए या किडनी बिक जाए, हमारे जीते जी अभाव में कोई परिवार का आंसू नहीं बहे। मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई इस कपड़े को बेच करके इंसान को देने की औकात है। मेरी लड़ाई मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा शरीर से निकाल कर किसी की जिंदगी बचाने की ताकत है। और ये ताकत से पूर्णिया और कोशिश सीमांचल के लोगों ने मेरा रिश्ता वो है आपसे। मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है। आप जाइए, सोचिएगा, घर में बैठिएगा, क्या पप्पू यादव सही या पार्टी सही, गठबंधन सही या पप्पू सही, बेटा सही या दिल्ली की कुर्सी सही, दिल्ली की सरकार सही कि पूर्णिया की सरकार सही? ये लड़ाई के बीच लड़ाई होगी। लड़ाई दिल्ली और पटना और पूर्णिया के बीच होगी। दिल्ली के सरकार और पटना के सरकार को कह देना चाहता हूं, ये मिट्टी और ये रोटी और ये बेटी और ये मां पप्पू यादव की महक और पप्पू यादव की जिंदगी और सांस और खून में है। जब तक जिंदा रहेंगे इस दूध और मिश्री के तरह 7 जन्म में भी पप्पू यादव के रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता। हमने कभी राजनीति नहीं की। यदि आपको लगता हो कि पप्पू सही में राजनीति नहीं करता, पप्पू सही में आपके घर के आंगन का खुशबू है, पप्पू जी सही में आपका भाई है, जाएंगे हाथ पकड़ के काम कर सकते हैं। रात के 3 बजे जब तक आदमी सो नहीं जाता है तब तक मैं जगा रहता हूं। 2 घंटा सोने वाला पप्पू 24 घंटा में 23 घंटा मजे लेने वाला नहीं था। 600 किलोमीटर चलने वाला पप्पू और 1 महीने में 100 किलोमीटर नहीं चलने वाला भी नहीं था। कौन चाहिए आपको? जो रात भर 24 घंटा जग के हर इंसान की सेवा करता हो वो, या 5 साल में पैसे की झुंझुना बजा करके और अपनी औकात दिखाता और चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति के नाम पर आप को इस्तेमाल करता है। या वो पूर्णिया, मुझे उम्मीद है कि पूर्णिया की मां का आंचल और हमारे हम उम्र के भाइयों का खून और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने बेटे के लिए आज भी जिंदा है। और यदि रुपौली भवानीपुर की मां जो हमारे लिए पीछे बैठी है, जो भी मां बहन जहां से आई है और मेरी आवाज भवानीपुर के एक एक व्यवसायी भाई सुनते हो, मैंने हमेशा बिहार और हर व्यवसायियों के लिए दिया है। आप दुनिया में किसके लिए जीते हैं मैं नहीं जानता। यदि दिल के कोने में कहीं भी आपको लगता है कि आपके हर परेशानी में, हर संकट में, हर दुख में, हर तरह के कष्ट में, हर तरह के श्राद्ध में, बरखी में, शादी में, हर तरह के निकाह में, हर तरह के मिट्टी में यदि पप्पू यादव आपके बीच है तो आप पप्पू को बेटा मान लीजिएगा। माने हुए ही थे, माने हैं। हमसे कभी कोई भूल तो आज तक होती नहीं है। हम जिस हाल और जिस परिस्थिति में रहते हैं सिर्फ इंसानियत और मानवता के लिए जीते हैं। हमारे इसमें बहुत सारे रिश्तेदार बुजुर्ग जिसका नाम मैं नहीं ले पाया, बहुत सारे लोग हैं जिसमें यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, जिसका रिश्ता यहाँ नीचे में बैठ गए हमारे जनाब भाई साहब। बहुत सारे रिश्ते जो पीछे बैठे हैं, मैंने सबके चेहरे को देखा, चाहे जिधर हो, इधर हो, पीछे हो, मुखिया जी हो, प्रमुख साहब हो, मैंने बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया। आप मेरे लिए हमेशा आप याद करिए, आपका बचपन मेरे साथ भी था, मेरे लिए आप अनुकरणीय हैं।